प्रणाम, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। तो मैं संजू मैम आपको ऋषिकेश अकेडमी में आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलते हैं आज जय प्रक्रम का ही एक अगला टॉपिक पढ़ने के लिए, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस होता है क्या, और फोटोसिंथेसिस का समीकरण क्या होता है, इसके अंतर्गत जितना भी आवश्यक सामग्री होता है, क्या क्या से अपना खाना बनाता है, और आगे चलेंगे प्रकाश संश्लेषण कितने चरणों में संपन्न होता है, और प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत आने वाली छोटे छोटे अवधारणाएं यानी छोटे छोटे महत्व समझेंगे, तथ्य समझेंगे, और प्रकाश संश्लेषण हमारे दैनिक जीवन में कितना इंपॉर्टेंस निभाता वो आगे चल के देखेंगे। मुख्यतः यही सब टॉपिक है, ये सब पांचों टॉपिक पढ़ लेंगे, छो टॉपिक पढ़ लेंगे, पूरा का पूरा ये प्रकाश संश्लेषण खत्म हो जाएगा। चाहे 2 नंबर वाला में पूछे, चाहे 5 नंबर वाला में पूछे, चाहे ऑब्जेक्टिव में पूछे, इसी में से पूरा का पूरा आ जाएगा। तो चलते आगे प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत। तो देखते प्रकाश संश्लेषण होता है क्या। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। इसमें से बस एक समीकरण याद रखना, पूरा का पूरा इसका डेफिनेशन ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। सबसे पहले CO2 H2O, सनलाइट क्लोरोफिल प्लस H2O प्लस O2। बस इसी में से अब पूरा का पूरा क्रिएट करेंगे प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा। सबसे पहले कहेंगे प्रकाश संश्लेषण होता है क्या। वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई भी प्लांट अपना भोजन तैयार करता हो, क्या कहलाएगा, प्रकाश संश्लेषण कहलाएगा। ये पूरा मूलभूत क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। डेफिनेशन लिखेंगे, वैसी प्रक्रिया या वैसी प्रक्रिया जिसमें पादप अपना भोजन तैयार करता हो, उसी पूरा मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत सनलाइट की प्रेजेंट में क्लोरोफिल CO2 तथा H2O की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण करता या अपना भोजन का निर्माण करता, यही पूरा का पूरा प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता, फोटोसिंथेसिस कहलाता। तो एक बार और डेफिनेशन को देखते हैं। सबसे पहले कहेंगे वैसी प्रक्रिया जिसमें पौधा अपना भोजन तैयार करता हो, या तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत या इस प्रक्रिया में सनलाइट की प्रेजेंट में, सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंट में, उपस्थिति में क्लोरोफिल CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में या की सहायता से अपना भोजन तैयार करता हो, उसी को प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। ओके, इसका डेफिनेशन पहले एक बार लिखते हैं। तो इसका डेफिनेशन प्लस O2। तो ये पूरा का पूरा रिएक्शन हो गया। इसका रिएक्शन से ही अब डेफिनेशन क्रिएट होगा। तो ये पूरा परिभाषा रहा, इसी के अंतर्गत इसी से निकल के आता। तो कहेंगे वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधा अपना भोजन तैयार करता या उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण करते, यानी कि प्रकाश संश्लेषण करते। इसका मतलब ये जिस प्रक्रिया के द्वारा, जिस मूलभूत प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन तैयार करता है, उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब इस प्रकाश संश्लेषण में, इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है, तो बताए थे सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल CO2 तथा H2O की सहायता से अपना भोजन जो तैयार करता है, अपना भोजन तैयार करता है, अर्थात इसको बोल सकते हैं ग्लूकोज का निर्माण करता। यही पूरा प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता। अब ये बताए थे प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत क्या क्या आता, तो मुख्यतः क्या क्या आता, जैसे क्लोरोफिल हो गया, या तो पूछे प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत कौन कौन सी कच्चा सामग्री आती है। कच्चा सामग्री कहने का मतलब जैसे चाय बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, जैसे चाय पत्ती हो गया, दूध हो गया, चीनी हो गया, पानी हो गया, इलायची हो गया, ये सब होता है चाय बनाने के लिए लाया जाता, तो उसको कच्चा सामग्री बोलेंगे। लेकिन वही पूरा का पूरा जब बन जाता तो एक अलग सा मटेरियल बनता है, कि जिसको चाय बोला जाता। इस प्रकार से ही जैसे कच्चा सामग्री में हो जाएगा CO2 हो जाएगा, H2 हो जाएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा, सनलाइट हो जाएगा, ये सब को मिलकर एक क्या बनता है, ग्लूकोज का निर्माण करता। जैसे चाय पत्ती, चीनी, पानी, जो भी दूध मिलके चाय का निर्माण कर रहा था, उसी तरह से ये सब कच्चा सामग्री मिलके ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो कहेंगे प्रकाश संश्लेषण
के अंतर्गत कौन कौन सी कच्चा सामग्री आता है, या प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या कच्चा सामग्री के रूप में रहता है। तो आगे यही देखते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चा सामग्री, प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चा सामग्री, कच्चा सामग्री। तो एक नंबर में सबसे पहले आएगा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। 2 नंबर में आ जाएगा सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल या तो इसी को पर्णहरित बोला जाता है। इसको सनलाइट। आगे कहेंगे CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा नंबर में H2O, CO2, चौथा नंबर में H2O। अब यही देखते हैं, यानी कि चारों का चारों कच्चा सामग्री, और चारों का चारों कच्चा सामग्री है तो ये करता है क्या क्या। इससे पहले रिएक्शन हम लिखे थे, जैसे CO2 H2O, और सनलाइट की प्रेजेंट में क्लोरोफिल में ग्लूकोज का निर्माण करता, ग्लूकोज H2O और O2 का निर्माण करता। तो कहेंगे ये सनलाइट करता है क्या, या तो क्लोरोफिल क्या करता है, या तो CO2 क्या करता है और H2O क्या करता है। तो सबसे पहले देखते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पाया कहाँ जाता है, तो एक पादप का होता है एक कोशिका जिसको क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। क्लोरोप्लास्ट का कुछ इस प्रकार से संरचना रहता, डबल मेम्ब्रेन का रहता, और इसके अंतर्गत इस प्रकार से संरचना पाया जाता। जैसे पैसा होता, रुपया, सिक्का, सिक्का को एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाएगा, सेम उसी तरह से रखा रहता। और ये पूरा का पूरा समूह को बोला जाता ग्रेनम। बस 2 वर्ड याद रखना, एक ग्रेनम और दूसरा याद रखना इसके अंदर जो भी द्रव पाया जाता है उसको एस्ट्रोमा बोला जाता, एस्ट्रोमा, एस्ट्रोमा बोला जाता है। 2 वर्ड याद रखें, यानी क्लोरोफिल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जितना भी द्रव पाया जाता है उसको एस्ट्रोमा बोला जाता, और एक सिक्का जैसी संरचना रहता है उसके समूह को ग्रेनम बोला जाता, और इसके इकाई को थैलोक्वाइट बोला जाता है। ठीक, तो इसमें ये ग्रेना के अंदर एक हरा सा पिगमेंट रहता, इस ग्रेना के अंदर एक हरा हरा सा पिगमेंट रहता। इसके अंतर ये जो 2 पैसा के बीच में, यानी 2 ग्रेना के बीच में या 2 थैलोक्वाइट के बीच में जो हरा पिगमेंट रहेगा, ग्रीन पिगमेंट रहेगा, उसी को क्लोरोफिल बोला जाता। तो कहेंगे क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता, तो क्लोरोप्लास्ट के नीचे, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। यानी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल में भी एक प्रकार का तत्व पाया जाता है जिसको मैग्नीशियम बोला जाता है। तो कहेंगे मैग्नीशियम, प्रकाश संश्लेषण में एक ऐसा कौन सा तत्व है जो कि जिम्मेवार होता, तो मैग्नीशियम होता। इसको याद रखने के लिए बस इस तरह से याद रखें, क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता, क्लोरोफिल। चाहे आप लोग जो भी गलती कर लीजिएगा, लास्ट में ही फेल होगा। चाहे जितना भी दुनिया का जितना भी गलती है, स्टार्टिंग में तो फेल होगा ही नहीं। अगर वो फेल हो जाए तो पता चलेगा गलती होगा ही नहीं, लास्ट में फेल होगा। क्या इसमें क्लोरोप्लास्ट, ये पूरा का पूरा संरचना क्लोरोप्लास्ट का, क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट में क्या लास्ट लगा हुआ, ये लास्ट में क्या पाया जाता, क्या होता, फील होता। यानी किससे ये याद रखना, क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता, क्लोरोफिल पाया जाता। यानी कोई भी गलती करते तो हमें लास्ट में पता चलता, लास्ट में फील होता। इसे क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता, ना कि क्लोरोफिल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता। और क्लोरोफिल में एक विशेष प्रकार का तत्व पाया जाता है, एलिमेंट पाया जाता है जिसको मैग्नीशियम बोला जाता है। तो ये भी पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा ऐसा तत्व है जो कि भूमिका निभाता है, तो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कहाँ में पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक, तो बस इतना याद रखना। आप ये सोचेंगे क्लोरोफिल करता है क्या, ये क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का क्षमता रखता है। यानी कोई भी प्लांट है, ये रहा प्लांट, अब इसमें क्या रहेगा, पत्ता रहेगा, इसके अंदर में पत्ता रहेगा। ये पत्ता में क्या रहेगा, क्लोरोप्लास्ट रहेगा। पत्ता के अंदर, पत्ती के लीफ के अंदर रहेगा क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहेगा क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल क्या करेगा, इसमें जितना भी सनलाइट आते रहेगा,
ये सनलाइट जो रहेगा ये सनलाइट को अवशोषित करने का क्षमता रखता, यानी अवशोषित करता। तो कह सकते हैं ये क्लोरोफिल क्या करता, सनलाइट को अवशोषित करता, यानी सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता। अब ये सूर्य के प्रकाश क्या करता, अब ये जो सूर्य का प्रकाश ये H2 जो रहता है, H2O को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ता। तो कहेंगे सनलाइट का काम क्या होता है, सनलाइट का काम बस इतना रहता है, जितना भी H2O रहता है, जल रहता है, जल को दो अणु में तोड़ता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ता। ठीक, इतना बस सनलाइट का काम हो गया। अब सनलाइट रहे चाहे ना रहे, मान लीजिए शाम के टाइम है, शाम के टाइम में जब H2 और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, सनलाइट रहे चाहे ना रहे, ये पूरा प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो जाएगा, यानी सनलाइट की प्रक्रिया, यानी जो भी सनलाइट है, सनलाइट का काम खत्म हो गया। अब ये फिर क्या करेगा, ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन से जाके मिलेगा, या हाइड्रोजन अब क्या करेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से जाके मिलेगा, या हाइड्रोजन अब किससे जाके मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से मिलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर ये पूरा का पूरा तब फिर ग्लूकोज का निर्माण करेगा, यानी कार्बोहाइड्रेट, या तो इसको बोल सकते हैं ग्लूकोज का, या स्टार्च का निर्माण करेगा। ठीक, ये सबसे पहले ये CO2 से कौन मिलता, जल वाला हाइड्रोजन मिलता, और जल वाला हाइड्रोजन मिलके किस में जाके मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में मिलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड में मिलके किसका निर्माण करता, तो ग्लूकोज का निर्माण करता। इतना बात ठीक है। तो आगे फिर चलते, यानी पूरा का पूरा ग्लूकोज का निर्माण हो गया। अब जब ये ग्लूकोज का निर्माण हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज हो गया और जल का भी यूज हो गया। जल का आने का मतलब सनलाइट क्या कर रहा था, जल को दो भागों में डिवाइड कर रहा था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और हाइड्रोजन इसका हाइड्रोजन फिर किससे जाके मिल रहा, कार्बन डाइऑक्साइड से। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड से इसमें सिर्फ कार्बन है और ऑक्सीजन है, और इसका हाइड्रोजन जब मिलेगा तब किसका निर्माण करेगा, ये ग्लूकोज का निर्माण करेगा। तो कहेंगे ग्लूकोज किस एलिमेंट से, यानी किस तत्व से आया है, तो CO2 से आता, और CO2 में क्या मिलता, तो जल का हाइड्रोजन जाके मिलता, और जल का हाइड्रोजन मिलके क्या बनाता, तो यही ग्लूकोज पूरा बनाता। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। इसको फिर से समझते हैं, एक मिनट फिर से इसको देखते हैं। सबसे पहले ये बताए थे क्लोरोफिल पाया कहाँ जाता है, क्लोरोफिल अभी बताए थे क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, पादप का एक कोशिका होता है। जैसे अपना लोग का कोशिका होता है माइटोकॉन्ड्रियल, लाइसोसोम, राइबोसोम वगैरह होता है, इसी तरह से इसमें क्या होता है, कोशिका अंग होता है जिसको क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। तो कहेंगे क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट में ये इस प्रकार से जो संरचना रहता है उसको क्या बोला जाता है, थाइलोक्वाइट। और थाइलोक्वाइट के पूरा समूह को बोला जाता है ग्रेनम। ठीक, और ग्रेनम के बीच बीच में एक ग्रीन पिगमेंट रहता है, बीच बीच में ग्रीन पिगमेंट रहता है जिसको बोला जाता है क्लोरोफिल बोला जाता है। कहेंगे क्लोरोफिल का कलर कैसा रहता है, तो हरा रहता है। ठीक, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जितना भी लिक्विड पाया जाता है, द्रव पाया जाता है, उसको बोला जाता है एस्ट्रोमा। फिर आगे चलते, आगे बताई थी क्लोरोफिल का काम क्या, तो एक इक्वेशन लिख देना, सनलाइट और क्लोरोफिल। हो गया ग्लूकोज और H2O और ऑक्सीजन, ये पूरा निर्माण होता है। तो देखते हैं, यानी कहेंगे ये पूरा का पूरा इक्वेशन रहा, यानी प्रकाश संश्लेषण का समीकरण रहा। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण में बताए थे सबसे पहले ये सनलाइट क्या करता, ये सनलाइट सबसे यानी ये क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल सबसे पहले सनलाइट को अब्जॉर्ब करने का क्षमता रखता है, यानी कि इसको अवशोषित करता। तो ये क्लोरोफिल क्या करता, सनलाइट को खींचने का काम, अवशोषित करने का काम करता। जब ये सनलाइट अंदर में आ जाएगा तब ये सनलाइट क्या करेगा, जल में उपस्थित हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तोड़ने का काम करता। जब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा तो सनलाइट का काम पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। अब यानी कि इस पौधा को हम छाया में भी रख देंगे, पूरा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, पूरा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो जाएगा। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से मिलेगा, इसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये फिर क्या करेगा, हाइड्रोजन उससे जाके मिलेगा, और हाइड्रोजन जाके मिलके फिर क्या करेगा, ग्लूकोज का निर्माण करेगा, उसको ग्लूकोज बोला जाता। ग्लूकोज कहेंगे ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। इस प्रकार से ग्लूकोज का निर्माण होता है। यह पूरा प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो प्रकाश संश्लेषण। तो कहेंगे ये जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज किससे मिलके बना होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से कौन मिलता है, जल का हाइड्रोजन मिलता।
तो पूरा का पूरा क्या बन गया। अगर कहेगा मुख्य मेन प्रोडक्ट क्या बन रहा, तो ग्लूकोज बन रहा। लेकिन इसी के साथ साथ थोड़ा बहुत जल बनता है और ऑक्सीजन बनता है। ऑक्सीजन अपना लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पादप के लिए उत्सर्जित पदार्थ के रूप में हो जाता है, इसीलिए ये पूरा छोड़ देता है, बाहर निकाल देता है। तो कहेंगे पादप के लिए जो ऑक्सीजन का निर्माण होता है क्या उत्सर्जित पदार्थ रहता है या उसके लिए मेन प्रोडक्ट रहता है, तो कहेंगे ये ऑक्सीजन उत्सर्जित पदार्थ रहता है। लेकिन अपना लोग के लिए क्या एक प्रकार से मेन प्रोडक्ट हो जाएगा। तब इसी के अंतर्गत चलेंगे। अब कितने चरण में होता, ये पहले पूरा प्रक्रिया समझ में आ गया होगा। यानी ये कच्चा सामग्री ये सब रहा। ये कच्चा सामग्री का एक एक काम क्या क्या रहा, यानी क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को अवशोषित करता। सनलाइट क्या करता है, ये जल को दो भागों में डिवाइड करता, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब ये हाइड्रोजन क्या करता, CO2 से जाके मिलके ग्लूकोज का निर्माण करता, और ग्लूकोज का निर्माण यही भोजन का निर्माण होता है। यही भोजन निर्माण करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। या तो ये भी कभी कभी पूछ देता है ये CO2 कहाँ से आता, तो हमारे इन्वायरमेंट से आता, पर्यावरण से आता। और ये जल कहाँ से आता, जल धरती से आता। यानी जल मूलरोम के द्वारा या तो जल के द्वारा जो खींचता, धरती से कौन आता, जल आता। इन्वायरमेंट में क्या रहता, CO2 रहता। और सनलाइट क्या रहता, जो भगवान दीनानाथ जो हो गए बस उन्हीं के द्वारा क्या आता, सनलाइट आता। बस इतना ही काम खत्म हो गया। अब ये चरण देखते हैं कितने चरण में संपन्न होता है। तो आगे चलते हैं। तो कहेंगे प्रकाश संश्लेषण कितने चरण में संपन्न होता, प्रकाश संश्लेषण 2 चरण में संपन्न होता। ये भी समझ में आ जाएगा कैसे बताएं, 2 चरण में संपन्न होता। एक नंबर में होता प्रकाशीय अभिक्रिया, अभिक्रिया लाइट रिएक्शन। दो नंबर में लिखना अप्रकाशीय अभिक्रिया। जिसको डार्क रिएक्शन बोला जाता। ध्यान देते हैं। जैसे कहेगा प्रकाशीय अभिक्रिया क्या होता है, नहीं लाइट रिएक्शन क्या होता है। कहेंगे जैसे प्रकाश संश्लेषण की पूरा प्रक्रिया संपन्न हो रहा था, जो सनलाइट की प्रेजेंट में होता होगा, जो सनलाइट की उपस्थिति में होता होगा उसको क्या कहेंगे, प्रकाशीय अभिक्रिया कहेंगे। जो सनलाइट की अनुपस्थिति में होता होगा, यानी सनलाइट नहीं भी रहेगा, सूर्य के प्रकाश नहीं भी रहेगा, पूरा का पूरा प्रक्रिया संपन्न हो जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे अप्रकाशीय अभिक्रिया बोलेंगे। इससे पहले थोड़ा चलते हैं। तो अभी बताए थे जैसे सनलाइट, ये सनलाइट का काम क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तोड़ना, ये ना बताए थे, बस यही पूरा बोलना। जैसे अभी बताए थे प्रकाशीय अभिक्रिया, प्रकाशीय अभिक्रिया का काम क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तोड़ना। ये पूरा काम कर देगा, बस पूरा का पूरा प्रकाशीय अभिक्रिया खत्म हो जाएगा। और कहेंगे प्रकाशीय अभिक्रिया होता कहाँ में, ये बताए थे ग्रेनम थैलोक्वाइट के समूह को क्या बोला जाता है। ये पूरा का पूरा इस प्रकार से जितना भी है, ये पूरा का पूरा एक को थैलोक्वाइट बोला जाता है, ठीक। और थैलोक्वाइट के समूह को ग्रेनम बोला जाता है। तो कहेंगे ये जो प्रकाशीय अभिक्रिया था, प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ संपन्न होता, तो ग्रेनम में होता। आगे बताए अप्रकाशीय अभिक्रिया, वैसा अभिक्रिया जो प्रकाश की अनुपस्थिति में यानी सनलाइट की अनुपस्थिति में होगा, वो क्या कहलाएगा, अप्रकाशीय अभिक्रिया। और कहेंगे अप्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ में होता, ये बताए थे इसके अंदर जितना भी द्रव पाया जाता है उसको क्या बोले थे, एस्ट्रोमा बोले थे। और कहेंगे अप्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ संपन्न होता, तो एस्ट्रोमा में होता। लेकिन प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ में संपन्न होता, तो ग्रेना में होता। ये दोनों बात याद रखेंगे, प्रकाशीय अभिक्रिया तो ग्रेना में होता, अप्रकाशीय अभिक्रिया तो एस्ट्रोमा में होता। अब कहने का मतलब ये है, जैसे प्रकाशीय अभिक्रिया यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तोड़ देगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जब तोड़ देगा, सनलाइट रहे चाहे ना रहे, पूरा का पूरा सनलाइट का काम खत्म है। सनलाइट नहीं रहेगा तो ये हाइड्रोजन इसमें जाके जुड़ेगा, यानी सनलाइट रहे चाहे ना रहे इसमें जाके जुड़ ही जाएगा, तो सनलाइट का काम खत्म हो गया। जब ये हाइड्रोजन इससे जाके जुड़ता तो उसी को अप्रकाशीय अभिक्रिया बोला जाता है, यानी कोई भी सनलाइट की आवश्यकता नहीं रहता, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन बोला जाता है। कहेंगे ये वाला प्रक्रिया जो हाइड्रोजन जो जुड़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से, ये कहाँ में हो रहा, तो एस्ट्रोमा में हो रहा, ठीक। तो आगे फिर चलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाशीय अभिक्रिया क्या होता है, वैसी अभिक्रिया जो सनलाइट की प्रेजेंट में होता होगा उसको क्या कहेंगे, प्रकाशीय अभिक्रिया, जो कि कहाँ में होता, एस्ट्रोमा में, एस्ट्रोमा। और कहेंगे अप्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ में होता होगा,
सॉरी, ये ग्रेना में होता। और कहेंगे अप्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ में होता होगा? एस्ट्रोमा, एस्ट्रोमा में संपन्न होता। तो बस इतना बात क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, उसका पूरा का पूरा डेफिनेशन लिखेंगे, उसका समीकरण लिखेंगे और ये कितने चरण में संपन्न होता है। तो 2 चरण में संपन्न होता है, प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया। तो कहेंगे प्रकाशीय अभिक्रिया क्या होते हैं, इसका अगला डेफिनेशन लिखते हैं। प्रकाशीय अभिक्रिया क्या होता है? प्रकाशीय अभिक्रिया लाइट रिएक्शन। तो अभी बताए थे प्रकाशीय अभिक्रिया क्या होता है, वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि क्या बोल सकते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता, उपस्थिति में संपन्न होता हो प्रकाशीय अभिक्रिया कहेंगे, लाइट रिएक्शन कहेंगे। लाइट रिएक्शन कहेंगे। ये लाइट रिएक्शन कहाँ में संपन्न होता? तो ग्रेना में संपन्न होता। लेकिन ये रिएक्शन ग्रेना में, ग्रेनम में, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ग्रेनम, ग्रेनम में संपन्न होता, संपन्न होता। तो बस यही बताए थे प्रकाशीय अभिक्रिया क्या होता है। तो वैसी अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता, प्रकाशीय अभिक्रिया कहेंगे। और ये प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ संपन्न होता? ग्रेना में होता है। ग्रेना होता है क्या, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थैलोकाइट होता है, थैलोकाइट के समूह को ग्रेना बोला जाता है। तो आगे चलते हैं, अप्रकाशीय अभिक्रिया क्या होता है। क्या हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अप्रकाशीय अभिक्रिया, अप्रकाशीय अभिक्रिया जिसको डार्क रिएक्शन बोला जाता है। तो सेम उसी तरह से डेफिनेशन लिख देंगे। तो लिखेंगे वैसी अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में संपन्न होता है, उसको क्या कहेंगे? डार्क रिएक्शन कहेंगे। तो लिखते हैं वैसी अभिक्रिया जो वैसी अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में संपन्न होता हो, संपन्न होता हो, डार्क रिएक्शन कहेंगे। डार्क रिएक्शन कहते हैं। और कहेंगे ये कहाँ में संपन्न होता? ये एस्ट्रोमा में संपन्न होता, एस्ट्रोमा। संपन्न होता। फिर से एक बार देखते हैं। तो कहेंगे ये अप्रकाशीय अभिक्रिया, डार्क रिएक्शन क्या होता? वैसी अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता, अनुपस्थिति में होता, उसको कहेंगे अप्रकाशीय अभिक्रिया। अप्रकाशीय कहने का जिसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं हो, ठीक। और ये कहेंगे कहाँ में होता?
तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो भी द्रव पाया जाता है जिसको स्ट्रोमा बोला जाता है और स्ट्रोमा में ये संपन्न होता। तो आगे चलते हैं। अब इसमें इसके अंतर्गत कौन कौन सा तत्व आता, तो एक इक्वेशन लिखेंगे उसी में सब कुछ आ जाएगा। जैसे सबसे पहले बताए थे CO2 लेते हैं और H2O लेते हैं। सनलाइट की प्रेजेंट में क्लोरोफिल, फिर बनता क्या, ग्लूकोज बनता और H2O बनता, प्लस में ऑक्सीजन बनता। इसको थोड़ा कंबाइंड कर लेंगे, संतुलित। ये पूरा हो गया, बैलेंस हो गया। अब चलते हैं। सबसे पहले ये बताएंगे है क्या, ये सनलाइट है यानी विकिरण ऊर्जा। विकिरण ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता, इसकी मुख्य तथ्य आ जाएगा विकिरण ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता, रसायन ऊर्जा में करता। तो सबसे पहले बस एक नंबर में यही लिखेंगे, ये विकिरण ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा से किस में करता, रसायन ऊर्जा में, रसायन ऊर्जा में परिवर्तित करता। आगे लिखेंगे ये क्या, CO2 और H2O क्या, एक प्रकार से छोटा छोटा मॉलिक्यूल से मिलकर एक बड़ा सा मॉलिक्यूल का निर्माण करता है जिसको बोला जाता है एनाबॉलिक रिएक्शन। तो कहेंगे ये एक प्रकार का क्या, एनाबॉलिक रिएक्शन। कहेंगे प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार का क्या, एनाबॉलिक रिएक्शन। ये किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता, तो विकिरण ऊर्जा को रसायन ऊर्जा में कन्वर्ट करता। आगे बताएंगे इसमें CO2 का यूज हो रहा है या कहीं ना कहीं निकल रहा, तो CO2 का यूज हो रहा, ये CO2 का यूज हो रहा। और कहेंगे कौन सा गैस है जो कि निकल रहा, ऑक्सीजन गैस निकल रहा। तो आगे इसमें ये भी लिख सकते हैं ऑक्सीजन गैस का मुक्त हो रहा, ऑक्सीजन गैस मुक्त हो रहा। ये चार तत्व हो गया। आगे फिर चलेंगे, कहेंगे इसमें मुख्य उत्पाद के रूप में किसका निर्माण होता, तो ग्लूकोज का निर्माण होता। तो मुख्य प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट के रूप में ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। और कहेगा ये ग्लूकोज कितने कार्बन वाला है, तो 3 कार्बन वाला। ठीक, आगे चलते। अच्छा, कहेंगे ये कार्बनिक पदार्थ से अकार्बनिक पदार्थ की तरफ चलता है या अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ की तरफ। तो कहेंगे ये जिसमें कार्बनिक पदार्थ होता है क्या, जिसमें कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन रहता है उसको कार्बनिक बोला जाता है। कहेंगे कार्बनिक क्या होता, कार्बनिक पदार्थ में कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी रहता। और कहेंगे अकार्बनिक पदार्थ में या तो सिर्फ कार्बन रहेगा या तो सिर्फ हाइड्रोजन रहेगा। तो इसमें देखते हैं CO2 कार्बनिक है या अकार्बनिक है, तो इसमें कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो ये अकार्बनिक हो जाएगा। ये कहेंगे सिर्फ इसमें हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं हो है, तो ये क्या हो जाएगा, अकार्बनिक हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या, हाइड्रोजन के साथ साथ कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी है, तो इसमें कहेंगे अकार्बनिक से कार्बनिक की तरफ जा रहा। तो कहेंगे प्रकाश संश्लेषण किधर की तरफ जाता, अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करता, कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करता। तो मुख्य तत्व में मुख्यतः इतना सब लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इसमें क्या क्या हो रहा, तो ये विकिरण ऊर्जा को रसायन ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा। आगे कहेंगे ये किस प्रकार का रिएक्शन, तो एनाबॉलिक रिएक्शन है। एनाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है, ये छोटा छोटा मॉलिक्यूल से एक बड़ा सा मॉलिक्यूल का निर्माण करना ही क्या कहलाएगा, एनाबॉलिक रिएक्शन कहलाएगा। एनाबॉलिक रिएक्शन का थोड़ा याद रखिएगा। जैसे अगर अल्फाबेटिक पहले से बोला जाए तो ए आता है 1 नंबर पे और एन आता 14 नंबर पे। ठीक, 1 से 14 की तरफ जा रहा, यानी छोटा छोटा से 14 की तरफ जा रहा, 1 से 14 की तरफ यानी छोटा छोटा से बड़ा की तरफ जा रहा। तो कहेंगे प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार का क्या, एनाबॉलिक रिएक्शन। प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का यूज हो रहा, तो CO2 का यूज हो रहा। किस गैस का मुक्त हो रहा, तो O2 का मुक्त हो रहा। आगे कहेंगे इसमें प्रकाश संश्लेषण में किस चीज का, यानी मुख्य उत्पाद कौन है, ग्लूकोज है। और कहेंगे सहायक उत्पाद कौन कौन है, यानी कि सब प्रोडक्ट कौन कौन है, तो H2O और ऑक्सीजन है। तो और H2O ऑक्सीजन निकालता कैसे, अगर ज्यादा हो जाएगा तो उसको बाहर निकालेगा, जैसे वाष्पोत्सर्जन सुने होइएगा। ये करता है क्या, जैसे H2O को वाष्पोत्सर्जन की मदद से बाहर निकाल देता और O2 को विसरण की प्रक्रिया से बाहर निकाल देता। तो कहेंगे पादप कौन सी गैस का यूज करता, CO2 गैस का यूज करता। और कौन सी गैस मुक्त करता, तो ऑक्सीजन गैस बाहर की तरफ मुक्त करता। तो आगे चलते,
तो कहेंगे प्रकाश संश्लेषण कार्बनिक पदार्थ से अकार्बनिक पदार्थ की तरफ चलता है या अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ की तरफ चलता है। तो अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ की तरफ चलता है। अकार्बनिक पदार्थ कहने का मतलब जिसमें क्या रहता हो, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों रहता है उसको कार्बनिक पदार्थ कहेंगे। जिसमें सिर्फ कार्बन या तो सिर्फ हाइड्रोजन रहता है उसको अकार्बनिक पदार्थ कहेंगे। तो कहेंगे CO2 एक प्रकार का क्या अकार्बनिक पदार्थ, H2 एक प्रकार का क्या अकार्बनिक पदार्थ, ये 6H12O6 क्या, इसमें कार्बन के साथ साथ क्या हाइड्रोजन भी आती है, ये क्या हो जाएगा एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ हो जाएगा। कहेंगे अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ की तरफ चल रहा। तो इतना कंप्लीट हुआ, आगे अब चलते हैं। तो चलते प्रकाश संश्लेषण हमारे दैनिक जीवन में क्या यूज है। प्रकाश संश्लेषण का हमारे दैनिक जीवन में क्या योगदान, दैनिक जीवन में। तो चलते हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण में वो क्या रहा था, ये कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर रहा था और ऑक्सीजन गैस छोड़ रहा था। लेकिन अपना लोग के लिए क्या, अपना लोग का ऑक्सीजन का यूज करते और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते। कहीं ना कहीं मानव में और पौधे में एक दूसरे को क्या कर रहा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच संतुलन बनाए रखता। तो ये कह सकते हैं ये क्या करता, ऑक्सीजन गैस और CO2 गैस को एक दूसरे को संतुलन बनाए रखता। घटता है तो वो मतलब अपने लोग O2 का यूज करते और CO2 का रिमूव करते, और पौधा क्या करता, CO2 का यूज करता लेकिन O2 को रिमूव करता। चलिए आगे कहेंगे ये प्रकाश संश्लेषण और क्या करता, जल को अवशोषित, जल चक्रण में भी मदद करता। यानी जल चक्रण करने का तो वर्षा में मदद करता। हम ज्यादा से ज्यादा पौधा को काट देंगे तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा तो ऑक्सीजन का निर्माण नहीं हो पाएगा और जल को अच्छा से अवशोषित नहीं कर पाएगा। जल को अवशोषित नहीं कर पाएगा तो H2O का जैसे निर्माण हो रहा था, H2O को उड़ाएगा नहीं, और H2O का उड़ाएगा नहीं तो फिर वाष्प उत्सर्जन नहीं होगा, वाष्प उत्सर्जन नहीं होगा तो बारिश नहीं होगा, तो वर्षा की भी कमी पड़ सकता। यानी कहेंगे वर्षा जल चक्रण को भी पूरा करता, जल चक्रण को पूरा करता। और आगे एक पूरा का पूरा महत्वपूर्ण बात याद रखना, जैसे पौधा बताए थे प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप अपने लिए भोजन बनाता, लेकिन अपने लिए तो बनाता ही बनाता, लेकिन इनडायरेक्टली अपना लोग के लिए भी बनाता। तो कहेंगे मानव के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश संश्लेषण में क्या कर रहा, भोजन बना रहा। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना लोग के लिए भी क्या कर रहा, भोजन का निर्माण कर रहा, कार्बनिक पदार्थ का निर्माण कर रहा। मुख्यतः इतना बात याद रखने प्रकाश संश्लेषण के लिए हमारे दैनिक जीवन में योगदान। और कहेंगे प्रकाश संश्लेषण जो O2 का जो निर्माण कर रहा, O2 हमारे वातावरण को भी ठंडा रख रहा, और CO2 का जो ले रहा हमारे वातावरण को टेम्परेचर को घटाता। अभी जैसे इतना गर्मी पड़ रहा है, काहे कि अभी पेड़ पौधा को बहुत ज्यादा दोहन किया जा रहा है, अति दोहन किया जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा, CO2 की मात्रा बढ़ रहा और O2 की मात्रा घट रहा। ऐसा सिलसिला चलते रहते, एक टाइम में ऐसा है CO2 की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी, और CO2 की जैसे मात्रा बढ़ जाएगी तो पूरा का पूरा ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का भी सामना कर पड़ जाए। ग्लोबल वार्मिंग करने का मतलब CO2 अधिक हो जाएगा तो पूरा का पूरा वायुमंडल यानी हमारा पूरा का पूरा पृथ्वी गर्म हो जाएगा। पृथ्वी जब गर्म होगा तो क्या होगा, जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे ज्यादा से ज्यादा बर्फ है, ये उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पर अगर बर्फ है तो अगर पिघलना स्टार्ट हो तो फिर क्या होगा, पूरा पृथ्वी जलमग्न हो जाएगा। यही पूरा प्रक्रिया को बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग। ये सब समस्या को भी ये कौन दूर करता, प्रकाश संश्लेषण ही करता। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।